हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 4 और जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। यानी इस चैप्टर में हम एटम्स की जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होती है, क्योंकि बहुत सारे एटम्स होते हैं एक जैसे नहीं होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है सबसे। और ये जो हमारा चैप्टर है बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये, और ये केमिस्ट्री से बिलोंग करता है हमारा चैप्टर। तो आइए शुरू करें। इन चैप्टर 3 वी हैव लर्नड दैट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। इन चैप्टर 3 में हमने क्या सीखा कि कोई भी मैटर जो होता है उसकी जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं उसके वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। यानी एटम्स और मॉलिक्यूल से ही मैटर बनता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग दैम। यानी जो एग्जिस्टेंस होता है अलग अलग तरह के मैटर का, वो किसकी वजह से होता है? इज ड्यू टू डिफरेंट एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग दैम, क्योंकि उनमें जो मैटर जो बनते हैं उनमें एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, व्हाट मेक्स द एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम द एटम ऑफ अनदर एलिमेंट। यानी एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं। आर एटम्स रियली इंडिविजुअल। क्या वास्तव में जितने भी एटम्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं? क्या हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते? एज प्रपोज्ड बाय डाल्टन, जिस तरीके से डाल्टन ने बताया था इससे पहले चैप्टर में कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स। तो अब यह क्वेश्चन है कि क्या वास्तव में एटम्स इंडिविजुअल होते हैं, और आर देयर स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनसाइड द एटम, या फिर उसमें भी कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनसे मिलकर के एटम्स बनते हैं। वी शैल फाइंड आउट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम इसी तरह के क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। वी विल लर्न अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड द वेरियस मॉडल्स दैट हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड विद इन द एटम। यानी हम क्या सीखेंगे? अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी एटम के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में भी सीखेंगे, और जो वेरियस मॉडल्स यानी अलग अलग तरह के जो मॉडल्स होते हैं दैट हैव बीन प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन हाउ दीज पार्टिकल्स आर अरेंज्ड विद इन द एटम, और उनके स्ट्रक्चर के बारे में, जो एटम की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स किस तरीके से अरेंज्ड रहते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे इस चैप्टर में। A major challenge before the scientists at the end of the 19th century was to reveal the structure of atom as well as to explain its important properties। यानी एक बहुत बड़ा चैलेंज था साइंटिस्ट के सामने। कब तक था वो? एट द एंड ऑफ 19th century, 19th century के एंड तक। was to reveal the structure of atom, यानी जो एटम की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरह की होनी चाहिए, एज वेल एज टू एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़, और किस तरीके से एटम की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करें। द यूक्लिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इज बेस्ड ऑन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो उसमें क्या किया गया? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, उनकी एक सीरीज थी, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। और उन एक्सपेरिमेंट करने के बाद वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशंस, यानी जो इंडिकेशन थी दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजुअल, जो हमें बताया गया था इसका कि एटम्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, कम्स फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस। यानी वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन, जो सबसे पहला जो इंडिकेशन था दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजुअल, कि एटम्स इंडिविजुअल नहीं हैं, कम्स फ्रॉम स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। वो कहाँ से आया? जब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की स्टडी करी तब उससे हमें पता चला। एंड द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड, और उसमें जो कंडीशन थी कि इलेक्ट्रिसिटी किस तरीके से कंडक्ट होती है, बाय डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस से। चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, यानी मैटर जो होता है उसमें किस तरीके से चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर लेट अस कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। यानी कुछ एक्टिविटीज़ भी होती है जिसके थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में किस तरीके से होता है। तो हमें एक्टिविटी ही बताती है इस चीज़ को। एक्टिविटी 4.1 कॉम ड्राई हेयर। ये एक्टिविटी आपने बहुत जो अर्लियर जो क्लासेस थी आपकी 7th में 8th में भी आपने कर रखी होगी एक्टिविटी है, बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, कॉमन सी।
कॉम ड्राई हेयर, तो जो ड्राई हेयर जो होता है उसमें कॉम करिए, कंघा जो होता है उसको उसमें रगड़िए ड्राई हेयर में। डज द कॉम देन अट्रैक्ट स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर। ये आपने करके भी देखा होगा, घर पे भी करके देखा होगा, या हो सकता है आपको टीचर ने भी करके दिखाया हो क्लासरूम में। तो क्या कॉम को ड्राई हेयर से रगड़ने के बाद में, रब करने के बाद में, क्या वो छोटे छोटे जो पीसीज होते हैं पेपर के, क्या वो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है? रब अ ग्लास रोड विद अ सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग द रोड नियर एन इन्फ्लेटेड बलून्स, ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। अब क्या करें? रब अ ग्लास रोड, एक ग्लास रोड को रब करे, किससे? विद अ सिल्क क्लॉथ, एक सिल्क क्लॉथ से। एंड ब्रिंग द रोड नियर एन इन्फ्लेटेड बलून्स, और एक फूला जो बलून जो होता है उसके पास उसको लेके जाएं। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, और ऑब्जर्व करिए उसको कि उसमें क्या होता है, क्या वो उसको अट्रैक्ट करता है या उसको रिपेल करता है। तो जब आप एक्टिविटी करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा उसमें। फ्रॉम दिज एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज से कैन वी कंक्लूड, क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, दैट ऑन रबिंग टू ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, यदि हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रगड़ें, दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, तो वे कैसे हो जाते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हो जाते हैं। वेयर डज दिस चार्ज कम फ्रॉम, अब ये चार्ज कहाँ से आता है? दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय नोइंग दैट एन एटम इज इंडिविजुअल एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ये जो क्वेश्चन है कैन बी आंसर्ड, इसका आंसर हो सकता है बाय नोइंग, ये जान करके, दैट एन एटम, कि एक एटम जो होता है इज डिविजिबल, क्या होता है? एटम एक डिविजिबल पार्टिकल होता है, एंड कंसिस्ट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, और उसके अंदर क्या होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। मैनी साइंटिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन रिवेलिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन एन एटम, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया ये जानने के लिए कि एटम में किस तरीके से चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। इट वॉज नॉन बाय 1900 दैट वी एटम्स वॉज नॉट अ सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल, कि एटम जो होता है एक सिंपल इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं होता है, बट कंटेन्ड एटलीस्ट वन सब एटमिक पार्टिकल, तो कम से कम उसके अंदर एक एटमिक सब एटमिक पार्टिकल ज़रूर होता है, या किसी में तीन भी होते हैं। द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड बाय जे थॉमसन, यानी इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी की है, इसको जो आइडेंटिफाई किया वो किसने किया? जे थॉमसन ने किया। इवन बिफोर द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, ई गोल्डस्टीन इन 1886 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन अ गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड दैम कैनल रेज। तो इवन बिफोर, यानी उससे पहले, द इलेक्ट्रॉन वॉज आइडेंटिफाइड, उससे पहले इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई किया गया था। तो उसमें 1886 में ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया किसको? द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस, यानी नए रेडिएशंस की प्रेजेंस को उन्होंने डिस्कवर किया इन अ गैस चार्ज, एक गैस चार्ज में, एंड कॉल्ड दैम कैनल रेज, और उन्होंने उसको क्या नाम दिया? कैनल रेज ने उसको नाम दिया। दीज रेज वर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस, और उन रेज में कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज था। विच अल्टीमेटली लेड टू द डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटमिक पार्टिकल, विच अल्टीमेटली लेड, जिसने क्या किया? उसने अल्टीमेटली क्या किया? जो दूसरे जो सब एटमिक पार्टिकल जो थे, डिस्कवरी ऑफ अनदर सब एटमिक पार्टिकल, उनके डिस्कवरी में हेल्प की। दिस सब एटमिक पार्टिकल हैड अ चार्ज, अब वो जो सब एटमिक पार्टिकल थे उनमें भी क्या था? उनमें भी एक चार्ज था, इक्वल टू मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब जो सब एटमिक पार्टिकल, जो दूसरे जो सब एटमिक पार्टिकल थे उनमें भी चार्ज था, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो कि क्या था? लगभग उसके बराबर था, बट अपोजिट इन साइन, लेकिन उसका साइन अपोजिट था टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इट्स मास वॉज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और उनका जो मास था वो लगभग 2000 गुना था इलेक्ट्रॉन से। इट वॉज गिवन द नेम ऑफ प्रोटॉन, और उसको क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन का नाम दिया गया। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज ई, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको ई और नेगेटिव साइन के साथ में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि प्रोटॉन जो होता है उसको पी और प्लस साइन से उसको डिनोट करते हैं। द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट, यानी जो प्रोटॉन का जो मास होता है उसको 1 यूनिट लेते हैं, एंड इट्स चार्ज एज +1, और उसका चार्ज क्या होता है? +1। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड टू बी नेग्लिजिबल
जो मास जो होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है, लगभग नहीं के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है। एंड इट्स चार्ज इज -1, और इसका जो चार्ज होता है उसको किस तरीके से शो करते हैं, -1। इट सीम्ड हाईली लाइकली दैट एट एटम वॉज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्जेस। यानी ऐसा मालूम पड़ता है कि एक एटम जो होता है वो कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स, वो प्रोटॉन से मिलकर के बना हुआ होता है और इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना हुआ होता है, म्यूचुअली बैलेंसिंग देयर चार्ज, और वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के चार्ज को बैलेंस कर देते हैं। इट ऑल्सो अपीयर्ड दैट द प्रोटॉन्स वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम। इट ऑल्सो अपीयर्ड, ये भी देखा गया है, दैट द प्रोटॉन्स वर इन द इंटीरियर ऑफ द एटम, कि प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, एटम के इंटीरियर पार्ट में होते हैं, अंदर की साइड होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, वो बाहर की साइड में होते हैं अपने अपने ऑर्बिट्स में। फॉर वेयर एज इलेक्ट्रॉन्स कुड ईजिली बी पील्ड ऑफ बट नॉट प्रोटॉन्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आसानी से उसके अंदर नहीं आते, एटम के अंदर नहीं आते, जैसे कि प्रोटॉन आता है। नाउ द बिग क्वेश्चन वाज, बहुत बड़ा सवाल अब ये था, what sort of structure did these particles of the atom form, यानी what sort the structure, यानी एटम की जो स्ट्रक्चर होती है उसको किस तरीके से सॉर्ट करें। did these particles of the atom form, जो पार्टिकल्स एटम को बनाते हैं, यानी उसको इस स्ट्रक्चर में कहाँ पे रखें, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को। वी विल फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चंस बिलो। अब इस सवाल का हम हल जानेंगे नेक्स्ट इसके टॉपिक में। अब शुरू करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी एटम की जो स्ट्रक्चर होती है, जैसे कि चैप्टर का नाम था, अब उसके बारे में हम सीखेंगे थोड़ा सा। वी हैव लर्नड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3। चैप्टर 3 में हमने एटम की जो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसके बारे में सीखा, विच सजेस्टेड दैट द एटम वॉज इंडिविजुअल एंड इनडेस्ट्रक्टिबल, यानी डाल्टन ने क्या बताया था कि एटम जो होता है एक इंडिविजुअल पार्टिकल होता है और इनडेस्ट्रक्टिबल भी होता है, ना ही हम उसको नष्ट कर सकते। बट द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इनसाइड द एटम, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने तो ये बताया था कि इंडिविजुअल पार्टिकल है, लेकिन बाद में ये पाया गया कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दो सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं। इसके अलावा एक और होता है जिसकी डिस्कवरी बाद में हुई है, लेड टू द फेलियर ऑफ दिस एस्पेक्ट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, जिन्होंने क्या कर दिया, इनकी डिस्कवरी होने के बाद में, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी होने के बाद में डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो क्या हो गई, वो फेलियर हो गई। इट वॉज देन कंसिडर्ड नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम। इट वॉज देन कंसिडर्ड, इसके बाद ये कंसिडर किया गया, ये करना ज़रूरी हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो एटम में कहाँ पर अरेंज होते हैं। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैनी साइंटिस्ट प्रपोज्ड वेरियस एटॉमिक मॉडल्स, बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, अपने अपने एटॉमिक मॉडल दिए। जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज अ मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, यानी सबसे पहले जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया था एटम का, जो उन्होंने तैयार किया था, तो सबसे पहले उन्हीं के बारे में जानेंगे। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, यानी एटम का जो मॉडल दिया थॉमसन ने वो कैसा था। थॉमसन प्रपोज द मॉडल ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ अ क्रिसमस पुडिंग, तो उन्होंने एटम को किस तरीके से बताया कि वो क्रिसमस पुडिंग जो होती है वो उसकी तरह का होता है। क्रिसमस पुडिंग यानी क्रिसमस के जो क्रिसमस डे पर जो बनाई जाती है, जो हलवा टाइप में बनाया जाता है, उसको क्रिसमस पुडिंग बोलते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन आ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन आ स्फीयर के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज उनके ऊपर होता है। वर लाइक क्यूरेंट्स, यानी ड्राई फ्रूट जिसको कहते हैं, इन आ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग, यानी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके अंदर ड्राई फ्रूट की तरह से, जैसे हलवे के अंदर जो ड्राई फ्रूट लगे रहते हैं, उसी तरीके से क्रिसमस पुडिंग में इलेक्ट्रॉन्स को बताया गया कि उस तरीके से एम्बेडेड रहते हैं, उसमें धसे हुए होते हैं। वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ अ वाटरमेलन, या फिर आप एक वाटरमेलन के बारे में भी सोच सकते हैं। द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज स्प्रेड ऑल ओवर लाइक द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन,
यानी वाटरमेलन का जो रेड वाला पार्ट होता है, एडिबल पार्ट, जिसको जो खाने वाला जो हिस्सा होता है, उसी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे बीज भी होते हैं ब्लैक ब्लैक कलर के। वाइल द इलेक्ट्रॉन्स आर स्टडीड इन द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उस इलेक्ट्रिकली चार्ज स्फीयर के अंदर उपस्थित होते हैं। लाइक द सीड्स ऑफ इन द वाटरमेलन, जिस तरीके से वाटरमेलन में सीड्स होते हैं, जैसे वाटरमेलन में बीज होते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर। अगर एक वाटरमेलन को अगर काट दी जाए तो काटने के बाद उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाई देगी। ये आपको जो सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है इसमें, ये क्या होते हैं, ये उनके सीड्स होते हैं। और यहाँ पे उसको किसके कंपैरिजन में किया गया है, इलेक्ट्रॉन्स को उसके साथ कंपेयर किया गया, सीड्स के साथ में। और जो पूरा स्फीयर है उसको बताया गया पॉजिटिव स्फीयर। किसी ने बताया ये, जे थॉमसन ने, जिन्होंने सबसे पहला जो मॉडल दिया था उन्होंने एटम का, वो ये है। उन्होंने कुछ चीज़ें भी इसके बारे में बताई है। थॉमसन प्रपोज दैट, उन्होंने क्या प्रपोजल दिया था इसमें, सबसे पहला क्या था, एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। यानी एक एटम जो होता है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके अंदर धंसे हुए होते हैं। सेकंड थिंग क्या थी, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। उन्होंने साथ साथ ये भी बताया कि जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसलिए जो पूरा एटम जो होता है इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज उसके अंदर होता है। तो ये दो बातें उन्होंने, ये दो प्रपोजल उन्होंने दिए थे अपने एटम के, जो उन्होंने जो मॉडल बना के दिया था उसके बारे में। ऑल्दो थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यद्यपि थॉमसन ने जो मॉडल दिया है अपने एटम का, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया उसमें कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि एटम्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, यानी उन पे कोई चार्ज नहीं होता एटम्स पर। द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स कैरीड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस मॉडल, यानी जो दूसरे जो साइंटिस्ट जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, उन्हें एक्सपेरिमेंट करने के बाद में वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सके उनके मॉडल को। एज वी विल सी बिलो, सबसे पहले उनके जो बाद का जो नंबर था किसका था, वो रदरफोर्ड का था। रदरफोर्ड ने भी अपना एटम का जो मॉडल रिप्रेजेंट किया, उन्होंने क्या क्या चीज़ें उसके बारे में बताई। अर्नेस्ट रदरफोर्ड वॉज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम, यानी रदरफोर्ड ये जानने में इंटरेस्टेड थे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम में अरेंज रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं। रदरफोर्ड डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस, रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया। इन दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल्स, यानी जो बहुत तेज़ मूव करने वाले जो अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होते हैं, वर मेड टू फॉल ऑन आ थिन गोल्ड फॉइल। उन्होंने जो फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो जो थिन जो गोल्ड फॉइल थी उसके ऊपर गिरा करके देखे। ही सेलेक्टेड अ गोल्ड फॉइल बिकॉज ही वांटेड एज थिन अ लेयर एज पॉसिबल, यानी उन्होंने गोल्ड फॉइल को ही अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया क्योंकि वो चाहते थे कि वो उतनी पतली शीट, उतनी पतली लेयर चाहते थे जितनी पतली बन सकती थी। अब आपको पता है कि गोल्ड जो होता है सबसे मेलिएबल मेटल होता है, यानी सबसे पतली जो शीट होती है वो गोल्ड की बनाई जा सकती है। दिस गोल्ड फॉइल वॉज अबाउट 1000 एटम्स थिक, लेकिन वो इतनी पतली होने के बावजूद भी उसकी जो थिकनेस थी वो 1000 एटम के इक्वल थी। अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज्ड हीलियम आयंस, अल्फा पार्टिकल भी किसके थे, वो हीलियम आयंस के थे, जो जिस पे चार्ज भी कैसा था, डबल चार्ज था। सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u, क्योंकि उनका जो मास होता है वो 4u होता है। द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल जो होते हैं, यानी तेज मूव करने वाले जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, हैव अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल्स वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड फॉइल। उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वुड बी डिफ्लेक्टेड, वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, किसके द्वारा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के द्वारा, इन द गोल्ड एटम्स, यानी जो भी गोल्ड के एटम्स होते हैं उस फॉइल के अंदर जो एटम्स हैं वो सब टकराएंगे और डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, यानी वापस आ जाएंगे, ऐसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था।
सिंस द अल्फा पार्टिकल्स वर मच हैवियर, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ज़्यादा भारी होते हैं देन द प्रोटॉन्स, प्रोटॉन से। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शंस, तो ही डिड नॉट एक्सपेक्ट, उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके से बहुत बड़ा डिफ्लेक्शंस होगा उसके अंदर। यानी अल्फा पार्टिकल जो होंगे इस तरह की शीट थी वो, ये आप देख सकते हैं उनके एक्सपेरिमेंट में। तो ये गोल्ड फॉइल आपको दिखाई दे रही है कि गोल्ड फॉइल जो होती है वो ये उसके वो है क्या नाम, एटम्स हैं जो आपको सर्कल में दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। ये अभी बताया कि गोल्ड फॉइल की थिकनेस कितनी थी, लगभग 1000 एटम के इक्वल थी। अब वो तो पूरा तो दिखा नहीं सकते इसमें, लेकिन यहाँ पर आकर आपको थोड़ा बहुत उसमें दिखा दिया है कि किस तरीके से वो लेयर थी, बहुत पतली। बट द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, लेकिन जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि अल्फा पार्टिकल जो होंगे वो टकराएंगे, स्ट्राइक करेंगे और वो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, रिजल्ट उसका बिल्कुल उल्टा हुआ। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट उनको मिला, टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड, उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया अपने एक्सपेरिमेंट में। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स, यानी जो ज़्यादातर जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल जो थे पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, यानी गोल्ड फॉइल से वो पास हो गए। मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे कि ज़्यादातर आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स मूव करते थे तो वो क्या हो गए, उनमें से ज़्यादातर जो है वो निकल गए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में। और सेकंड पॉइंट क्या है, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल, कुछ ऐसे भी अल्फा पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल से क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए, यानी वापस चले गए। ये आप देख सकते हैं इसमें। और नेक्स्ट जो नंबर 3 है, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड, यानी हर 12,000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो कि क्या हुआ, रिबाउंड हुआ। आप देख सकते हैं इसमें भी रिबाउंड होने वाला का मतलब क्या है, बिल्कुल बीचों बीच आपको दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल बीचों बीच, यानी जिस रास्ते से वो पार्टिकल आया था और वो स्ट्राइक करने के बाद, टकराने के बाद वापस उसी रास्ते से, उसी पाथ से चला गया, इसको बोलता है रिबाउंड होना। तो इसके बाद आता है इन द वर्ड्स ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड के जो वर्ड्स हैं उसमें क्या बताया उन्होंने, दिस रिजल्ट वॉज ऑलमोस्ट एज इनक्रेडिबल एज इफ़ यू फायर a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you. This result was almost as incredible as if you, मतलब ये जो आप एक्सपेरिमेंट है वो आप किसी और से भी कर सकते हैं। इफ़ यू फायर a 15-inch shell, यदि 15-inch shell ले at a piece of टिश्यू पेपर की, at it comes back and hits you, तो क्या करेंगे उसमें, वो उसमें टकराएंगे और आपसे आपको हिट करेंगे वापस आकर के। नेक्स्ट आता है लेट अस थिंक ऑफ एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी के बारे में भी अब देखते हैं यहाँ पे क्या है इस एक्टिविटी में। इन एन ओपन फील्ड टू अंडरस्टैंड द implications of this experiment, let a child stand in a front of a wall with his eyes closed. Let him throw stones at the wall for a distance. He will, अब वो क्या करता है कि छोटा बच्चा होता है, क्या करता है, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा होकर के वॉल पे वो क्या करता है, स्ट्राइक करता है, किसी चीज़ को फेंकता है। और क्या होता है फिर, विद हिज आइज़ क्लोज्ड, और अपनी आंखें क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। और उसके बाद जो स्टोन जो होता है वो दोबारा से क्या करता है, ही विल हियर अ साउंड, इसके बाद क्या करता है, वह एक साउंड को सुनता है। व्हेन ईच स्टोन स्ट्राइक्स, जब हर कोई स्टोन जो होता है स्ट्राइक करता है द वॉल पर, तो उसे क्या दिखाई देती है, उसे एक साउंड सुनाई देती है। इफ ही रिपीट्स दिस 10 टाइम्स, यदि इसको 10 बार इसको रिपीट करता है, ही विल हीयर द साउंड 10 टाइम्स, तो 10 बार ही उसको वो आवाज़ सुनाई देती है। बट इफ़ अ ब्लाइंड फोल्डेड चाइल्ड, यानी ब्लाइंड फोल्डेड का मतलब आंखें अगर बंद हो, बट टू थ्रो स्टोन्स एट अ barred wire fence, most of the stones would not hit the fencing and no sound would be heard, तो उसमें उस तरह की किसी कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देगी। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, देयर आर लॉट्स ऑफ गैप्स इन द फेंस विच अलाउ द स्टोन टू पास थ्रू दैम,
यानी जो फैंस जो होती है वो क्या होती है, उसमें बहुत सारा गैप होता है, बहुत ज़्यादा गैप होता है उसके अंदर। इन द फैंस विच अलाउ द स्टोन, जो स्टोन को अलाउ करता है टू पास थ्रू दैम, यानी उसे पास होने के लिए। फॉलोइंग सिमिलर रीजनिंग रदरफोर्ड concluded for the particles अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दैट, अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या क्या चीज़ें बताई है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज़ एम्प्टी, यानी मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, यानी एटम के अंदर जो बहुत सारा स्पेस जो होता है वो एम्प्टी होता है, खाली होता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड, यानी जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं, और वो उस गैप से जो उनके बीच में जो होता है वो उससे पास हो जाते हैं, निकल जाते हैं उसमें से। वेरी फ्यू पार्टिकल्स बट डिफ्लेक्टेड, बहुत ही कम पार्टिकल ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए फ्रॉम देयर पाथ, अपने पाथ से। इंडिकेटिंग दैट द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस, क्योंकि उसमें जो स्पेस जो होता है बहुत ही कम स्पेस होता है। अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, और बहुत ही छोटी फ्रैक्शन थी, यानी बहुत ही कम पार्टिकल, मैंने बताया था कि 12,000 पे केवल एक ही पार्टिकल ऐसा था जो रिबाउंड होता है, यानी अल्फा पार्टिकल जो होता है वह डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, यानी उसी रास्ते से निकल जाता है। इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वर कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम, यानी इंडिकेटिंग दैट, ये इंडिकेट करते हुए ऑल द पॉजिटिव चार्ज, यानी जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है, एंड द मास ऑफ द गोल्ड एटम, और गोल्ड एटम का जितना भी मास होता है, वर कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम, यानी बहुत ही कम वॉल्यूम में वो मौजूद रहता है विद इन द एटम के अंदर। फ्रॉम द डाटा ही ऑल्सो कैलकुलेटेड दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम, यानी फ्रॉम द डाटा, यानी डाटा से ही ऑल्सो कैलकुलेटेड, ये भी कैलकुलेट किया गया है दैट द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है इज अबाउट 10⁵, 10⁵ टाइम्स लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम, यानी न्यूक्लियस जो होता है बहुत छोटा होता है, और एटम जो होता है, एटम भी छोटा पार्टिकल होता है, लेकिन एटम न्यूक्लियस की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है, यानी उसकी रेडियस कितनी होती है 10⁵ टाइम्स ज़्यादा होती है, यानी न्यूक्लियस की इतनी कम होती है और एटम की इतनी ज़्यादा होती है उससे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस हिज एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम विच हैड द फॉलोइंग फीचर्स, यानी उन्होंने क्या बताया कि एटम में इस तरह के फीचर्स होते हैं। तो 3 चीज़ें उन्होंने बताई है। तो सबसे पहला क्या है इसमें, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम कॉल्ड द न्यूक्लियस, यानी एटम के अंदर क्या होता है, बिल्कुल सेंटर में एक स्ट्रक्चर होती है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, सेंटर में होती है वो। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, और ये भी बताया है कि एटम का जो मास होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से होता है, न्यूक्लियस की वजह से। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स, और इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स में, यानी अपने अपने जैसे ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे प्लैनेट्स होते हैं, और प्लैनेट जो होता है वो अपने ऑर्बिट में मूव करता है, इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, न्यूक्लियस का साइज जो होता है बहुत छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटम, एटम के साइज की अपेक्षा। हालांकि एटम जो होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन उससे भी बहुत छोटा होता है न्यूक्लियस उसका। अब ड्रॉबैक्स की बात करते हैं। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, यानी रदरफोर्ड ने जो अपना मॉडल दिया था एटम का, उसके कुछ ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कमियां उसके अंदर, तो उसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को भी जान लेते हैं कि उसमें क्या क्या कमी रही। द ऑर्बिटल रिवोल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, जो ऑर्बिटल रिवोल्यूशन जो होता है, यानी ऑर्बिट के अंदर घूमने वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है, इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल, तो उसको स्टेबल मतलब वो उसमें उसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो स्टेबल होगा। यानी पार्टिकल्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, अब कोई भी पार्टिकल जो होता है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता हुआ वुड अंडरगो एक्सेलरेशन, उन्होंने क्या बताया था कि वो एक्सेलरेट होगा
ड्यूरिंग एक्सीलरेशन, और जब वो एक्सीलेट कर रहा होगा चार्ज पार्टिकल्स वुड रेडिएट एनर्जी, जो चार्ज पार्टिकल जो होता है उस पर वो अपनी एनर्जी का क्या कर देता है, लॉस कर देगा। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लॉस एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और जब उसकी एनर्जी पूरी ख़त्म हो जाएगी तो फाइनली क्या होगा, वो न्यूक्लियस के अंदर आकर के गिर जाएगा। इफ़ दिस वर सो, यदि ऐसा होता है, द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल, तो एटम कैसा होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। एंड हैंस, और इस प्रकार से मैटर वुड नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नाउ, तो मैटर जो है फिर बन ही नहीं सकता। अगर बहुत अनस्टेबल जब हो जाएगा तो उससे मैटर फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि जब आपस में जब क्या नाम एटम्स जुड़ेंगे ही नहीं तो फिर मैटर कहाँ से बन जाएगा, फिर मैटर बनने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा रदरफोर्ड ने कहा था। वी नो दैट एटम्स आर क्वाइट स्टेबल, हम जानते हैं कि एटम्स कैसे होते हैं, स्टेबल होता है। तो आगे इसमें दिया हुआ है बोर्स मॉडल के बारे में, क्योंकि ये सीरीज थी एक बहुत ज़्यादा, तो इस सीरीज़ में अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते गए, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने जो पहले वाले साइंटिस्ट थे उनमें कुछ कमियां निकाली, कुछ ड्रॉबैक्स उसमें बताएं, फिर अपना जो एक्सपेरिमेंट किया और अपने हिसाब से एटम का जो मॉडल था उसको रिप्रेजेंट किया। तो ये हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे, आगे के जितने पार्ट्स बचे हैं उसके आगे आगे किस साइंटिस्ट ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं, क्या क्या उसमें कमियाँ निकाली है और उन्होंने किस किस तरीके से एक्सपेरिमेंट में बताया है।